अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यूपी बीएड फर्स्ट ईयर में ये दिया गया है, आपके डीएलएड के सिलेबस में है, आपके टेट रीट केबीएस हर जगह ये पूछा जाता है। हमारा टारगेट है परीक्षा में 90% प्लस कैसे लाएं। बीएड की परीक्षा में जो आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है उसको टारगेट करके ये बैच चलाया जा रहा है। तो मैं जितेंद्र सिंह जेएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज स्किनर के बारे में समझेंगे। स्किनर महोदय ने जो है, ये स्किनर महोदय आपके सामने है। बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है। ये अमेरिका में पैदा हुए थे और इन्होंने प्रयोग किया था अपना 1938 में प्रयोग किया इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर। इसके बाद इनका सिद्धांत का नाम इनके नाम पर से भी जाना जाता है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को आज हम जानेंगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जानने से पहले इसके उपनाम देख लेते हैं। इसके उपनाम क्या क्या है। इसे आरएस थ्योरी भी बोलते हैं, इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसे अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को जानते हैं। इस सिद्धांत के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा वर्ष 1938 में किया गया। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंधन नैतिकतावाद के नाम से भी नैमित्तिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। बीएफ स्किनर कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ये जो सिद्धांत आया ये कहां से आया, तो ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से ये सिद्धांत निकल कर आया है। और इसके अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रमित अनुदेशन किसे कहते हैं, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन किसे कहते हैं, वो भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही कहते हैं। तो ये सिद्धांत कहता क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने में सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है और असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः नहीं दोहराता, जिससे उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। देखिए, कहने का मतलब आपका यह है, आपने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा था कि पहले उद्दीपक दिया जाता है। उद्दीपक बोलते हैं स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस दिया जाता है। स्टिमुलस को देख के जो है प्राणी रेस्पॉन्स करता है, इन्हें की प्रतिक्रिया करता है। लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि पहले जो है रेस्पॉन्स होता है। रेस्पॉन्स यानी पहले प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद प्रतिक्रिया के बाद यदि सही उसे उद्दीपक मिलता है, सही चीज मिलती है, सही परिणाम मिलता है, तो वो उसको जो है पुनर्बलन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे उन्होंने पुनर्बलित कहा कि ये जो है व्यक्ति को जब सही परिणाम मिलेगा, सही उसका रिजल्ट आएगा, सकारात्मक संतोषजनक परिणाम मिल गया, तो व्यक्ति उस क्रिया को बार बार दोहराएगा। तो ये कहते हैं कि पहले क्रिया होगी और क्रिया के बाद जो क्रिया का परिणाम संतोषजनक होगा, जो सकारात्मक होगा, जो प्राणी के लिए अच्छा होगा, तो उस क्रिया को वो दोहराएगा और उनके बीच में एक जो है मजबूत संबंध होगा। लेकिन वही दूसरी ओर यदि क्रिया के बाद असंतोषजनक परिणाम मिलता है तो उस क्रिया को वो नहीं दोहराएगा और जो उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध है वो कमजोर हो जाएगा। इसके अंतर्गत स्किनर ने सीखने की व्याख्या 2 रूपों में की है, आपका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, यानी कि जो किसी स्टिमुलस के नियंत्रण में होता है। और जो क्रिया प्रसूत व्यवहार होता है वो क्या होता है, वो जो है प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि जो क्रिया करने वाला है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो इन दोनों व्यवहारों को जाना यहाँ पर। देखिए, इस सिद्धांत को उन्होंने इन प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। एक स्किनर का चूहे का प्रयोग था और एक कबूतर का। सबसे पहले चूहे का प्रयोग देखते हैं। एक बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया। तो उसके अंदर एक चूहा था और इसके अंदर एक लीवर था। इस लीवर को दबाने पे क्या होता था, यहाँ पर ये जो इसका गेट था वो खुल जाता था और यहाँ रखा भोजन चूहे को प्राप्त हो जाता था। तो चूहे ने जो है पहले क्रिया की
और क्रिया करने के बाद जो है वो गेट खुल गया और उसको जो है एक तरीके से जो है उसका परिणाम अच्छा मिला, उसे खाना मिला। तो वो क्या किया, उसने उसे पुनर्बलित किया, यानी उसे पुनर्बलन मिल गया, रीइंफोर्समेंट मिल गया। जो पुनर्बलन होता है किसी भी क्रिया को करने की गति को बढ़ा देता है। तो फिर क्या हुआ, चूहे ने उस क्रिया को करना सीख लिया, क्योंकि उस क्रिया को करने से उसे खाना मिल रहा था। तो ये स्किनर के प्रयोग से निकल कर आता है। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आता है आपका स्किनर का कबूतर का प्रयोग। स्किनर के कबूतर के प्रयोग में क्या किया गया, उन्होंने एक कबूतर जो था अपने एक विशेष प्रकार के बॉक्स में बंद किया। यहाँ पर एक प्रकाश की रेड और ग्रीन लाइटें लगाई गई। यहाँ पर जो था, जब यहाँ पर ग्रीन लाइट जलती थी तो कबूतर जो है उस लाइट को देखकर जो है घूमने क्रिया करता था, और घूम के एक विशेष स्थान पर जो की है इस पर चोंच मारनी होती थी। तो उसके बाद जो है उसे इस बॉक्स में दाना मिलता था। तो ये क्रिया वो जो है उसने ये क्रिया करनी शुरू की, और उसे जब क्रिया करने के बाद उसे रिजल्ट अच्छे मिले, खाना मिला, तो उस क्रिया को वो दोहराता रहा और उस क्रिया को करना वो सीख गया। तो इस तरीके से स्किनर महोदय जो कहते हैं, तो इन प्रयोगों के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी की समझ को कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह प्राणी अनुक्रिया करेगा। यानी कि किसी प्राणी के सामने पहले हमें उद्दीपक प्रस्तुत नहीं करना। उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है जिसको देखकर हमारी क्रिया तेज हो जाती है। जैसे कि बिल्ली के सामने भोजन रख दिया था थॉर्नडाइक ने, तो भोजन क्या हुआ, एक तरीके से मछली क्या हुई, वहां पर उद्दीपक हुई। तो उन्होंने क्या काम किया, पहले स्टिमुलस दिखाया, उसके बाद बिल्ली ने अनुक्रिया की। ये कह रहे हैं कि प्राणी जरूरी नहीं है कि स्टिमुलस को पहले दिखाएं, स्टिमुलस को बिना देखे भी प्राणी प्रक्रिया करेगा। वातावरण में कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं, यानी कि वातावरण के अंदर प्राणी क्रियाशील रहते हैं, कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं बिना किसी स्टिमुलस के भी, और उनकी इस क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणाम या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है। यहां पर क्या है, स्किनर कहते हैं पहले वो क्रियाशील क्रिया कर रहा है, यानी कि रिएक्शन कर रहा है, तो उसके बाद जो है उसे उद्दीपक मिला, उसके बाद जो है उसे परिणाम मिला, यानी स्टिमुलस जो है बाद में मिला, यानी खाना जो है बाद में मिला। तो क्रिया पहले की गई, उसके बाद जो सब क्रिया का सही रिजल्ट आया तो वो क्या आया, खाने के रूप में आया। तो ये कहते हैं कि क्रिया जरूरी नहीं कि स्टिमुलस को देख के की जाए, बिना स्टिमुलस को देखे भी क्रिया करता रहता है प्राणी, और उसको जो है सही रिजल्ट प्राप्त होता है, तो उस क्रिया को वो दोहराता रहता है। फिर उसे जो है वो स्टिमुलस जो है वो रीइंफोर्समेंट का काम करने लगता है, यानी कि पुनर्बलन का काम कर लेने लगता है, और वो क्रिया तेजी से सीखने लगता है, उस क्रिया को वो अपनी आदत में उतार लेता है। इस क्रिया के प्रयोजन हमेशा सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। इसी कारण इस सिद्धांत को क्रियाशील का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राणी को बताया गया है कि वो सक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय रहता है, उसके बाद अनुबंधन करता है। तो इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है। इस सिद्धांत को RS टाइप थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेस्पॉन्स यानी कि क्रिया पहले हो रही है और स्टिमुलस बाद में मिल रहा है, और ये स्टिमुलस बाद में जो है आपका रीइंफोर्समेंट में बदल जाता है, यानी कि बाद में जो है ये स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट का काम करने लगता है। स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है। इस स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। स्किनर का यह सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित होता है। स्किनर कहते हैं कि पुनर्बलन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सीखने में। यदि कोई प्राणी कोई क्रिया कर रहा है और उसे सही पुनर्बलन मिल गया तो उस क्रिया को वो तेजी से सीखने लगता है। जैसे कोई बच्चा किसी क्लास में कोई क्रिया कर रहा है, नहीं कोई चीज सीख रहा है, और उसे जो है कोई पुरस्कार दे दिया जाए, उसे जो है कोई कोई खाने की चीज दे दी जाए, या हमें उसे कोई ऐसी स्टिमुलस के रूप में, पुनर्बलन के रूप में कोई ऐसी चीज दे दी जाए जिससे कि उसकी क्रिया तेज होने लगती है, उस प्रोत्साहन की वजह से, उस पुनर्बलन की वजह से। तो पुनर्बलन जो है महत्वपूर्ण है सीखने में। अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित इनका सिद्धांत अभिक्रमित का मतलब होता है कोई भी चीज जो है पहले हम छोटे छोटे रूप में, टुकड़ों में या फ्रेम में बांट लेते हैं, और उसके बाद जो है एक एक फ्रेम करके 1 बाय 1 पहले ये सिखाएंगे, उसके बाद ये सीखेंगे, फिर इसके बाद ये सीखेंगे, फिर इसके बाद ये सीखेंगे। ये होता है आपका अभिक्रमित अनुदेशन। तो पुनर्बलन आवश्यक तत्व है। यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि ये सिद्धांत जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स बनाया
क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष के नाम से जाना जाता है, परंतु बाद में स्किनर के शिष्यों ने स्किनर के सम्मान में इसका नाम स्किनर बॉक्स रख दिया। तो ये तथ्य आप जानेंगे कि स्किनर ने जिस बॉक्स पर प्रयोग किया था वो था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का कक्ष, लेकिन बाद में उनके चेलों ने, उनके शिष्यों ने जो है उसका नाम स्किनर बॉक्स रख दिया। अब क्रिया प्रसूत प्रक्रिया के कुछ तत्व हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। इनमें सबसे पहला है आपका आकृतिकरण। आकृतिकरण क्या होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आकृतिकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जीव के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कुछ चयनित पुनर्बलनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होता है। आकृतिकरण की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक नियम है। यानी कि हम किसी जीव के व्यवहार में जब हम परिवर्तन लाते हैं तो उनको जो है हमें पुनर्बलन देना होता है। उस पुनर्बलन को किस प्रकार से दिया जाए, उस पुनर्बलन को कैसे हमें देना है, कब देना है, कितना पुनर्बलन देना है, यानी रीइंफोर्समेंट का चयन हमें किस प्रकार से करना है, वो होता है आकृतिकरण। इसमें पहला भाग है इसका अनुक्रिया का सामान्यकरण। यानी कि जो प्राणी किसी अनुक्रिया को सीख गया है, किसी क्रिया को सीख गया है, तो उसका जो है वो और उसी दशा में, उसी जो वातावरण में या उसी समस्या में जो है उसका सामान्यकरण करना, उसे सीखना चाहिए। इसका मतलब होता है अनुक्रिया का सामान्यकरण। आदत प्रतिस्पर्धा, यह आकृतिकरण का द्वितीय नियम है। जीव अनुक्रियाओं में से किसी सर्वोत्कृष्ट अनुक्रिया का चयन करता है। इस चयन के लिए आदतों में प्रतिस्पर्धा होती है। सही आदतों के चयन में पुनर्बलन का सहायक होता है। यानी कि जीव क्या है, बहुत सारी अनुक्रिया कर रहा है। जो अनुक्रियाएं अच्छी हैं, जो सर्वोत्कृष्ट हैं, यानी सर्वोत्कृष्ट हैं, उनका चयन जो है करने की आदत बन जाती है जीव में, जो पुनर्बलन के द्वारा ही बनती है। हम अच्छी आदतों में हम उसे पुनर्बलित करते हैं। बच्चा होमवर्क कर रहा है, बच्चे अच्छी अच्छी चीजें सीख रहा है, तो हमने उसे पुनर्बलित किया, इनाम दिया, खाने की चीज दी। बच्चा कोई गलत कार्य में इन्वॉल्व है, बच्चा जो है असभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमने वहां से पुनर्बलन, उसे जो है नकारात्मक पुनर्बलन देकर उसकी इन चीजों को रोकने का प्रयास किया। तो ये अच्छी आदतों को डेवलप करने के काम में आता है। श्रृंखलाबद्ध पुनर्बलन, इसका जो प्रयास किया जाता है इसमें जो होता है कि कोई भी चीज एक श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। यानी जब भी हम कोई चीज सिखा रहे हैं, कोई भी चीज हम समझा रहे हैं, कोई भी व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप यानी श्रृंखलाबद्ध वो चीजें देनी चाहिए। अब विलोपन का क्या मतलब होता है? अगला तत्व है आपका विलोपन। अनुबंधन स्थापित होने के बाद कुछ प्रयासों तक ही उचित अनुक्रिया मिलना समाप्त हो जाता है, तो पुनर्बलन का विलोपन करके कोई अन्य सशक्त पुनर्बलन दिया जा सकता है। यानी कि हम कोई क्रिया करा रहे हैं, कोई चीज बच्चों को सिखा रहे हैं, तो क्या होता है कुछ समय के बाद जो पुनर्बलन हम दे रहे हैं, तो उस पुनर्बलन का बच्चे पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे को हम कुछ सिखा रहे हैं, बार बार हम बच्चे को टॉफी दे रहे हैं, तो उन टॉफियों का जो है, उन टॉफियों से वो इतना रीइंफोर्समेंट नहीं मिल पाता। उन टॉफियों को की जगह हमने फिर क्या किया, बच्चे को कोई और पुनर्बलन देना शुरू कर दिया। यानी कि टॉफियों के बदले उसे चॉकलेट या जो उसे और चीज पसंद है जिससे कि वो अपने सीखने की क्रिया को तेज करे, तो उस तरीके का पुनर्बलन देना शुरू कर दिया। स्वतः पुनर्स्थापित पुनर्बलन से आशय है कि पुनर्बलन का विलोपन हो जाने पर कुछ समय बाद पुनः उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। अनुक्रिया का सत्य पुनः स्थापित हो जाता है, यानी कि पुनर्बलन का विलोपन हो जाता है, यानी पुनर्बलन को हटाने के बाद कुछ समय हटा दिया जाए, उसके बाद फिर पुनर्बलन दिया जाए। तो इससे क्या होता है, क्रिया जो है एक तरीके से सत्य रूप से, मतलब प्रमाणित रूप से जो है वो क्रिया जो है सीख जाता है, उसके अंदर आदत भी विकसित नहीं होती। पुनर्बलन का संप्रत्यय, इसकी इन्होंने 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए, एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट होता क्या है, ऐसा तत्व जिसके देने से जो है क्रिया में जो है तीव्रता आ जाती है, यानी क्रिया तेजी से होने लगती है। व्यवहार में जो क्रिया कर रहा है, जीव कोई क्रिया कर रहा है और उसे पुनर्बलन दे दिया जाए, तो उस क्रिया को वो तेजी से करने लगता है। रीइंफोर्समेंट का ये काम होता है। जैसे पुरस्कार या प्रशंसा हमने दी, ये सकारात्मक पुनर्बलन हुए, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, जो वो सीख रहा है तो उसके सीखने की गति में जो है तीव्रता आ गई। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ऐसे पुनर्बलन जिनके हटाने से, जिनको जो है उसके जो सीखने की जो चीजें हैं वहां के वातावरण से हटाने से या उनको निकाल लेने से, ऐसे तत्वों को जिनसे कि उसकी क्रिया में तीव्रता आ जाए, तो वो क्या हुआ, नकारात्मक पुनर्बलन हुआ। जैसे कि
कक्षा के पास कोई जनरेटर चल रहा है, कोई शोर मच रहा है, उस शोर को हमने क्या किया, खिड़कियां बंद करके या दरवाजे का पर्दा लगा के या जनरेटर को बंद करवा के क्या काम किया कि वो शोर हमने हटा दिया, यानी कि नकार कोई चीज हटा दी हमने, कोई तत्व हटा दिया, नहीं शोर हमने हटा दिया, तो क्या हुआ, उनके सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आ गई। तो ये क्या हुआ, नकारात्मक पुनर्बलन हुआ। दंड या जो भी मारपीट वाला है, ये कोई पुनर्बलन नहीं होता। शिक्षा के में क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का महत्व, इस प्रयोग द्वारा बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है, यानी बच्चों को जो है प्रैक्टिस करा के उनको जो है इस तरीके से शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षा के सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार का स्वरूप प्रदान करता है, वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार सृजन करता है। इस सिद्धांत में सीखे जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर लिया जाता है, जिसे अभिक्रमित अनुदेशन भी बोला जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोषजनक प्राप्त होती है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार सिखाने में विशेष रूप से सहायक है। इसका आलोचनात्मक पक्ष भी देखेंगे। आलोचना क्या है, इस सिद्धांत का प्रयोग नियंत्रित परिस्थिति में किया गया, यानी कि इनका प्रयोग जो है एक बॉक्स, एक लैब, एक चूहे पर किया गया जो नियंत्रित परिस्थिति थी। उनका प्रयोग स्वाभाविक परिस्थितियों में कितना उपयोगी हो सकता है, ये विचारने बिंदु है। यानी कि हम अब उसे जो है स्वाभाविक स्थिति में लाते हैं, बच्चों की कक्षा में हम उस प्रयोग को करेंगे या हम समाज के अंदर उस प्रयोग को लागू करेंगे तो वो कितना उपयोगी होगा, ये चीज विचारणीय है। इस पर जो है सवाल खड़े होते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग जानवरों पर घटित किया गया है। इस नियम का मानवों पर किसी तरह का लागू किया जा सकता है। किस तरह लागू किया जाता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनकी उत्सुकता से आदि से ध्यान इस अधिगम में नहीं किया गया है, यानी कि इसका प्रयोग अधिकतर जानवर पर हुआ है, कबूतर पर, चूहे पे किया गया है। तो इस प्रयोग हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य के लिए भी इतना इफेक्टिव होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य के अंदर उत्सुकता है, मनुष्य के अंदर जिज्ञासा है, मनुष्य की जो है आवश्यकताएं, रुचि अलग है, तो उस चीज का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। तो ये इसलिए इसका आलोचनात्मक पक्ष है। तो स्किनर के बारे में आज हमने जाना। स्किनर का क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत पर आधारित बहुत सारी जो है आपके सवाल बनते हैं यहाँ से, और आप ये सवाल सही से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।